हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे पास आज जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका एक लेक्चर हमने आपके सामने सेंड किया है, उसका सेकंड लेक्चर हमारे पास आज है। जिस पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको लास्ट टॉपिक में एटमॉस्फेयर मींस एयर के बारे में बताया था। अब हमारे पास आज जो है उसी एटमॉस्फेयर यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर के नाम से टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं कि एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर मीन्स यहां पर हम जो टर्म एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं, इट्स मीन्स एयर की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एयर की। और उसमें जो भी कंपोजिशन प्रेजेंट है, मतलब डिफरेंट गैसेस जितनी भी मात्रा में प्रेजेंट है, उसको हमें इसकी कंपोजिशन के नाम से काउंट करते हैं। अब स्पेशली हमारे पास अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है रोल ऑफ, सबसे पहला पॉइंट है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन ए क्लाइमेटिक कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल। सबसे पहला रोल क्या है? क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था। एग्जांपल मींस ऑन द सरफेस ऑफ मून एटमॉस्फेयर एब्सेंट, एटमॉस्फेयर जो है वो एब्सेंट है। अब अगर एटमॉस्फेयर वहां एब्सेंट है तो इट मीन्स वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बिल्कुल ड्रास्टिक है। इट्स मीन्स ड्रास्टिक का मतलब है ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उस पार्टिकुलर कंडीशन में सरवाइव करने में बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करती। अब वो ड्रास्टिक कंडीशंस जो प्रेजेंट है वहां पर, वो किस तरीके से प्रेजेंट है? देखिए, ड्रास्टिक कंडीशंस में क्या है हमारे पास, कैसी कंडीशंस है? अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, अब वो जो टेम्परेचर प्रेजेंट है वहां पर, वो टेम्परेचर क्या करता है? डे टाइम टेम्परेचर जो प्रेजेंट है वो है वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस। इट्स मीन्स वेरी हॉट टेम्परेचर। और नाइट टाइम टेम्परेचर जो है, नाइट टाइम टेम्परेचर जो है वो वहां का टेम्परेचर है -190 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? ये जो है वेरी हाई टेम्परेचर, और ये क्या है? वेरी कोल्ड। ये क्या है? वेरी कोल्ड। इट्स मीन्स आप देखिए, नॉर्मली अगर हम यहाँ अर्थ की सरफेस की बात करते हैं तो जो वेदर कंडीशन प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पे, वो देखिए आप सब लोगों को पता कि 100 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी इस टेम्परेचर पर पानी उबलने लग जाता है। जबकि यहां से भी 10 डिग्री ज्यादा मून की सरफेस के ऊपर टेम्परेचर। जबकि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है। अब ये फ्रीजिंग टेम्परेचर 0, बट यहाँ तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि -190 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? टोटली ड्रास्टिक कंडीशंस प्रेजेंट हैं मून की सरफेस के ऊपर। टोटली जो कंडीशंस है अनफेवरेबल है सर्वाइव के। और ये पॉसिबल किसके कारण हुआ है? ड्यू टू लेक ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जहां पर भी, जिस भी प्लेनेट पर, जिस भी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट पे, किसी भी स्टार के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा, इट्स मींस दैट इज नॉट एबल फॉर एडेप्टेशन। ठीक है, वहां पर ऐसी एडवांटेज कंडीशंस नहीं होगी जो किसी भी ह्यूमन बींग्स को, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करने में मदद करें। इसके साथ साथ और भी केसेस है। मून के साथ मार्स भी है, ठीक है, जुपिटर भी है, जिसपे गैसेस प्रेजेंट है, बट दे कैन नॉट हेल्प इन टू सर्वाइवल्स, दे कैन नॉट हेल्प इन टू सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट गैसेस हैं जो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करती हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, जब भी एयर मूव करती है, सेकंड रोल क्या है? सेकंड रोल है विंड। व्हाट यू मीन बाय द विंड? विंड का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड विंड।
वायु जब चलती है, मूव करती है, तो उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? हवा के नाम से बोलते हैं। तो ये जो विंड होती है, विंड, ठीक है ना, ये जो विंड होती है, ये जो वर्ड है, इट्स कंट्रोल, इट इज इंपॉर्टेंट, और इट कंट्रोल द ऑल द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इन एनी एरिया। किसी भी एरिया के अंदर वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को विंड कंट्रोल करती है। तो मतलब ये विंड जो होता है, ये मूविंग कंडीशन में जब एयर होती है, उसी को हम विंड के नाम से बोलते हैं। तो डिफरेंट वे में हम ये कह सकते हैं कि विंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे चारों तरफ। अब देखिए, नॉर्मली कंडीशंस विंड बिलो कैसे करती है? अगर सिंपली भाषा में देखो तो हवा के चलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेनली सिंपल सी बात अगर हम करते हैं, मान लीजिए दिस वन इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और सनलाइट यहां सन है, सन से जो लाइट गिरती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी, तो उसके बेस के ऊपर क्या होता है, सरफेस जो होती है अर्थ की, वो हीट शो करती है। और हीट शो करती है तो यहाँ का जो रीजन होता है, यहाँ की जो एयर होती है वो अपलिफ्ट होती है, और इसकी जगह पर ठंडी जो हवा होती है वो मूव करती है। तो गर्म हवा यहां से जाती है, इस तरीके से सर्कल बन जाता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ एयर, और दैट इज द रीजन ऑफ ए विंड। दैट इज द रीजन ऑफ ए विंड। एटमोस्फेयर के अंदर किसका रीजन है? ये विंड का रीजन है। अब ये जो कंडीशन होती है किसके बेस के ऊपर होती है? कि जो एयर होती है वो हीट के साथ साथ जो मूवमेंट शो करती है, उसको हम स्पेशली किसके नाम से बोलते हैं? कन्वेक्शनल करंट। इट इज पॉसिबल ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट, ठीक है ना, कन्वेक्शनल करंट यानी ब्लोइंग एयर जो है वो हीट के बेस के ऊपर मूव करती है, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं? कन्वेक्शनल करंट के नाम से बोलते हैं। तो कन्वेक्शनल करंट के बेस के ऊपर एयर मूव करती है, और जो किसका रीजन बनती है? द मूवमेंट ऑफ एयर, और जो बन जाती है बाद में विंड का नाम से कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट है, ये डिफरेंट वे में हो सकती है। अब डिफरेंट वे में कैसे हो सकती है? अगर इसी एग्जांपल्स को हम दूसरे वे में काउंट करके देखें कि अर्थ की जो अनइवन हीटिंग है, ठीक है ना, अनइवन हीटिंग या डे नाइट की बात करें, या वाटर, और अब देखिए मैं बताता हूं आपको इसमें, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू, यहां देखिए, द मूवमेंट ऑफ एयर is possible due to convectional current in a different region, ठीक है। और वो रीजन कहां था भाई? देखिए, नॉर्मली ऑन लैंड एंड सी, ठीक है ना, लैंड और सी के बेस के ऊपर अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की अनइवन हीटिंग होती है, ठीक है। इक्वेटोरियल मूवमेंट या अर्थ रोटेशन, अब ये डिफरेंट कंडीशंस है। अब इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे पहले कि लैंड और सी, मतलब वाटर का और लैंड का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लैंड का और वाटर का जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है वो कैसे, मतलब मूवमेंट पे डिपेंड करता है। एक सिंपल सी वे में हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, अब सपोज कीजिए ये जो रीजन है, दिस वन इज द लैंड, और यहां पर हमारे पास क्या है? ये सी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सी है, और सी में आपको पता है वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना। सी में क्या है? वाटर। ये सी है।
ठीक है, इधर आप मान लीजिए सी और ये क्या है, लैंड, ठीक है ना। ऐसे ही एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास सेम टू सेम डायग्राम है, सेम टू सेम कंडीशन है बिल्कुल। ये लैंड है और ये वाटर। एक सिंपल बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अगर हम कंपैरिजन करते हैं लैंड का और वाटर का, तो लैंड के कंपैरिजन में वाटर जो होता है वो लेट से ही गर्म होता है और लेट से ही ठंडा होता है। इट्स मीन्स आप ये कह सकते हो कि वाटर के कंपैरिजन में सॉइल जो होती है, लैंड जो होता है, वो जल्दी हीट शो करता है और जल्दी ही कोल्ड कंडीशन शो करता है। तो सिंपली हम एक बात देखें, अगर दिन का टाइम है यानी यहां डे टाइम, एट डे टाइम, और ये क्या है, एट नाइट टाइम, ठीक है। देखिए डे टाइम पे सन है, डे टाइम पे सन प्रेजेंट है, उसकी हीट जो रिलीज होगी वो हीट हर जगह लगेगी, मतलब लाइट जो है वो लैंड पे भी लगेगी और एक तरीके से कहां पर लगेगी, वाटर पे भी लगेगी। ऐसे ही नाइट टाइम का अगर कंपैरिजन हम करें तो नाइट टाइम पे क्या होगा, नाइट टाइम पे क्या होगा, सन अब्सेंट होगा, ठीक है, सन अब्सेंट होगा तो किसी तरीके की कोई हीट नहीं लगेगी। मैंने अभी आपको बताया है कि वाटर जो होता है लैंड के कंपैरिजन में, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, लैंड इज इजली हॉट एंड कोल्ड एज कंपेयर टू वाटर। ये बात फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आप इसको याद रखें, ठीक है ना। ये क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आप इसको याद रखें हमेशा के लिए। तो अगर ये जो कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट है, इसके बेस के ऊपर अगर हम यहां पर देखें तो देखिए सन टाइम, जब डे टाइम होता है सन अवेलेबल होता है, तो मैंने बताया कि लैंड जो होती है वो वाटर के कंपैरिजन में इजिली वार्म होती है, और जब लैंड जो है वाटर के कंपैरिजन में इजिली वार्म होगी तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, ऐसे केस में क्या होगा, जो यहां मतलब इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर, इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर जो भी एयर होगी वो हीट के कारण अपलिफ्ट होगी, हीट के कारण क्या होगी, अपलिफ्ट होगी, ठीक है ना। क्योंकि जो एयर होती है वो गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है और नॉर्मली ग्राउंड लेवल से अप लेवल जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन में होगा कि इस पार्टिकुलर रीजन से हवा अप हुई तो यहां पर एम्प्टी स्पेस बन गया, यहां पर क्या बन गया, एम्प्टी स्पेस। अब इस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए कहां से आएगी एयर, जो कोल्ड रीजन है, मतलब कोल्ड रीजन यहां है तो सी से इधर एयर मूव करेगी, सी से इधर एयर मूव करेगी। अब यहां की हवा खत्म होगी तो यही एयर जो है कोल्ड होके वापस, कोल्ड होके वापस, तो यहां पर आप एक देखिए एक सर्कल बन गया कि जो एयर है वो मूव कर रही है, किस तरीके से मूव कर रही है, यहां से गई, इस तरीके से गई और ऐसे एक सर्कल बना दिया उसने, बार बार एक रिपीटेशन हो गया, एक सर्कल का रिपीटेशन हो गया। तो अगर हमें सी शोर की बात करते हैं, समुद्र के किनारे की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है भाई, डे टाइम जब होता है, ठीक है, जब डे टाइम होता है तो सी से एयर लैंड की तरफ आती है, इसलिए जो समुद्र का टेम्परेचर, समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं यानी सी शोर पे जो शहर प्रेजेंट होते हैं, सिटीज होती हैं, वहां जो वेदर कंडीशन होती है वो ह्यूमिड होती है, ठीक है। और अगर मीन्स समर या विंटर दोनों का कंपैरिजन करें तो वहां टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। उसका मेन रीजन यही है कि हीटिंग ऑफ लैंड और हीटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, कूलिंग ऑफ लैंड, कूलिंग ऑफ वाटर, तो वही कंडीशन है। और ये जो ब्रिज है मतलब मूविंग एयर जो है वहां के टेम्परेचर को इक्वलाइज कर देती है, ठीक है। इसी के कंपैरिजन में अगर नाइट टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए सिंपली क्या होता है भाई, नाइट टाइम पे क्या होगा, ये सी जो है इसका जो टेम्परेचर है वो लैंड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है ना।
सो सी जो है इसका टेम्परेचर नाइट के कंपेरेचर में ज्यादा होगा, तो यहाँ की एयर जो होगी वो हीट लेगी, वो गर्म हो जाएगी। अब जब यहाँ की एयर हीट गेन करेगी तो यहाँ का जो एयर है वो अपलिफ्ट, अब यहाँ स्पेस मेंटेन, तो यहां से हवा किधर आएगी, इधर आएगी, यहां से हवा किधर आएगी, सी की तरफ आएगी, और यहाँ का जो मीन्स एम्प्टी स्पेस होगा उसको भरने के लिए ये मूव करेगी, ठीक है ना, इस तरीके से ये यहां मूव करेगी। तो ये जो सर्कल बन गया है, अब इस केस में आप सर्कल को देखिए, इस केस में हमारे पास जो सर्कल बन गया वैसे बन गया है, ठीक है ना, इस केस में हमारे पास जो सर्कल बन गया है वो ऐसे बन गया। अब इस सर्कल के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं एट द नाइट टाइम द मूविंग एयर यानी विंड आर मूव फ्रॉम कहां से, लैंड टू सी की तरफ जाएगी एट द नाइट टाइम, बट एट द डे टाइम इट्स अपोजिट, वो क्या होगी, अपोजिट होगी, सी से लैंड की तरफ जाएगी। और इक्वल वेदर कंडीशंस जो प्रेजेंट होती हैं सिटीज ऑफ द या सी शोर के किनारे जो भी शहर होते हैं उनके अंदर, उसका मेन रीजन यही है। मेन रीजन क्या है उसका मेन रीजन ये रीजन है, यहां पर जो मैंने लिखा है ये जो रीजन है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सिंपली इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होता है लेकिन ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है। अगर सी शोर पे होता है टेम्परेचर जो होता है, सी शोर पे टेम्परेचर वो सिमिलर होता है, सिमिलर, ठीक है ना, डे और नाइट टाइम के बेस पर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। विंटर और समर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं तो इक्वल होता है। लेकिन अगर रेगिस्तान की बात करते हैं, डेजर्ट की बात करते हैं, तो डेजर्ट में क्या होता है, डे टेम्परेचर हाई होता है और नाइट टेम्परेचर लो होता है। ये इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन लैंड की बात की हमने कि लैंड जो होता है वाटर के कंपैरिजन में इजीली कोल्ड हो जाता है और इजीली वार्म हो जाता है। ये सब एटमॉस्फेयर का ही रोल है, ये सब किसका रोल है, एटमॉस्फेयर का ही रोल है। अब इसके अलावा अगर हम अर्थ की सरफेस से अपर रीजन में जाते हैं, अगर अर्थ की सरफेस से हमें अपर रीजन में जाते हैं तो जो एयर होती है, ठीक है ना, अगर हम लोअर कंडीशन से अपर रीजन में जाते हैं, यहां देखिए थर्ड एप्लीकेशन भी मान सकते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंस भी मान सकते हैं, विंड बेल्ट बोल सकते हैं हमें, विंड बेल्ट। अब विंड बेल्ट का मतलब क्या होता है, विंड बेल्ट का मतलब क्या होता है, आप सिंपल सी भाषा में समझिए। देखिए जब भी हम अर्थ की सरफेस से, जब भी हमें मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है, इस अर्थ से जब भी हम बाहर जाते हैं तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि देयर आर द डिफरेंट स्पीयर्स, ठीक है ना, यहां पर डिफरेंट स्पीयर्स प्रेजेंट हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ऐसे स्फीयर्स प्रेजेंट हैं। तो जब भी हम यहां से जाते हैं तो जो टेम्परेचर रेंज होती है, पहले क्या करती है, टेम्परेचर घटता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर घटता है और फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर रेंज है। इधर डिक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होगा और इधर इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना, ऐसे मतलब ऐसे जाएगा तो डिक्रीज, ऐसे गया तो इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो जो ये टेम्परेचर की रेंज है ये क्या करती है, एटमोस्फेरिक जो कंडीशन है आउटसाइड द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से बाहर जो कंडीशन प्रेजेंट है उस कंडीशन के बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो डिफरेंट एटमोस्फेयर की लेयर्स हैं ये टेम्परेचर बेस्ड इनकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है ना। देखिए द एयर इन एटमोस्फेयर प्रेजेंट इन different concentration according to
टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एटमोस्फियर। जो एटमोस्फियर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो एयर है वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। मतलब जहां पर लो टेम्परेचर होगा वहां पर एयर जो होगी वो कंडेंस होगी, जहां पर लेस टेम्परेचर होगा वहां एयर की कंसंट्रेशन वो लेस होगी। ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है, मतलब जहां पर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर टेम्परेचर डाउन हुआ, इट मींस यहां पर एयर की कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां टेम्परेचर कम, तो इस तरीके से यहां टेम्परेचर बढ़ गया तो एयर की कंसंट्रेशन कम। ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर घटा तो यहां कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है ना। इसके बेस के ऊपर फिर टेम्परेचर कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर कंसंट्रेशन लो होगी प्रेशर के बेस के ऊपर। इस कंडीशन को, इसको चीज को हम समझ सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को हम एक एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास होगा उस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने घर पर एक कैंडल ले सकते हैं। ठीक है। और कैंडल की जो लोब होती है, मतलब जहां से आग निकलती है जलने के बाद, तो वहां पर आप उसके ऊपर एक कागज लेके जाइए। आप देखिए किस तरीके से वो कागज वहां से अपने आप हवा में उड़ता है। तो मतलब वो क्या करती है, वार्म करती है एयर को, और वार्म करने के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि नियर बाई हीट प्रोड्यूस होती है और हीट के बेस के ऊपर वो टेम्परेचर को इंप्रूव करती है, जिसके बेस के ऊपर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन चेंज होती है उसके बेस के ऊपर पेपर जो है या लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप उसके नजदीक लेके गए वो हिलता है। तो वही कंडीशन आपको ये भी बताती है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और कंसंट्रेशन इसके बेस के ऊपर भी। और वही कैंडल का जो एक्सपेरिमेंट है आपको ये भी बताता है कि वार्म गर्म होने के बाद अप लिफ्ट होती है, उसकी जगह पर साइड से नई कोल्ड एयर आती है, फिर वो भी गर्म होती है, वो भी अप हो जाती है। तो इस तरीके से एयर रोटेशन भी होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंस हमारे पास आज के लेक्चर में थी। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाइमेटिक कंट्रोल, सेकंड कंडीशन हमने किसके नाम से बताई, सेकंड हमने आपको बताई द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, और थर्ड हमने क्या बताई, विंड बेल्ट। अब ये सभी कंडीशन होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे फैक्टर्स हैं जो विंड की मूवमेंट को यानी एटमॉस्फेरिक एयर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और वो फैक्टर कौन कौन से हमारे पास, वो फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ एयर, हमारे फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ एयर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ एयर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए फैक्टर कौन कौन से, नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एट डिफरेंट रीजन। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में यानी अर्थ के अलग अलग डिफरेंट हिस्सों में सन रे जो लगती हैं उसके बेस के ऊपर अर्थ की जो सरफेस है वो हीट शो करती है, और डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हीटिंग शो होती है। दैट इज कॉल्ड द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड। मैंने लैंड और वाटर का कंपैरिजन आपको करके दिखाया है। ऐसे ही लैंड जो होती है, कहीं माउंटेन होती है, कहीं प्लेन एरिया होता है, कहीं वैली होती है, तो वो जो रीजन है उस पर सनलाइट जो होती है डिफरेंट वेवलेंथ के बेस के ऊपर लगती है, जिससे हीटिंग का इफेक्ट भी जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये हमारे पास। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास डिफरेंस इन हीटिंग, डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग, समझ लीजिए हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है ना, लैंड और वाटर।
तो लैंड और वाटर का कंपैरिजन हमने आपको अच्छे से बता दिया है, डे टाइम पे क्या होता है, नाइट टाइम पे क्या होता है, और उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट भी हमने बताया कि लैंड जो होता है वो वाटर के कंपैरिजन में इजिली और फास्टली वार्म भी होता है और कोल्ड भी होता है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन या वेपोराइजेशन, इवापोरेशन या कंडेंसेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो फैक्टर है, ठीक है ना, ये जो फैक्टर है सो इंपॉर्टेंट, कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन या वेपोराइजेशन, ठीक है ना, ऑफ वाटर वेपर्स। वेपर्स यानी वाटर वेपर जो होते हैं उनका कंडेंस होना, मतलब दैट्स कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ रेन। इवापोरेशन, रेन के बाद जो उस वाटर को वापस वहां से उठा लेना वेपर की फॉर्म में, इन दोनों प्रोसेस को बोलते हैं। यहां क्या होता है, इस तरीके से वेपर जो होते हैं ऊपर क्लाउड बन जाते हैं, आप ये समझ लीजिए क्लाउड बन जाते हैं, और यहां पर क्या होता है भाई, रेनिंग होती है, समझ गए ना, यहां पर रेन का रीजन बन जाते हैं। अंडरस्टैंड, ये जो कंडीशन है। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, बिल्कुल, रोटेशन ऑफ अर्थ किसको अफेक्ट करती है, डे और नाइट टाइम को अफेक्ट करती है। और उसी के बेस के ऊपर आप देखिए, रात के टाइम पे एटमॉस्फेयर जो कोल्ड होता है, दिन के टाइम पर एटमॉस्फेयर जो होता है वो वार्म होता है, वो रोटेशन ऑफ अर्थ के बेस के ऊपर होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन एंड वैलीज, ठीक है ना, वैलीज, अलग अलग रीजन है, क्रस्ट और ट्रफ्ट जो रीजन प्रेजेंट होता है उसके बेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो अफेक्ट करती है। उसके साथ साथ ही सीधा टोपोग्राफी ऑफ अर्थ अफेक्ट द विंड, ठीक है ना, विंड मतलब मूविंग एयर, उसको अफेक्ट करती है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरिया के अंदर जो एयर है, जो मूवमेंट ऑफ एयर है, उसको अफेक्ट करने वाले पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनको ध्यान रखें। हमने आज जो आपको पढ़ाया है इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं कहां से। देखिए, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, आज के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल जर्नल नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। मेंटली आप इस चीज को अप्लाई करके देखें कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब हो सकता है। सबसे पहला केस हमने क्लाइमेटिक चेंज की बात की कि एटमॉस्फेयर कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, तो वहां पर मून का टेम्परेचर वगैरह जो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर डे और नाइट, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर में डे और नाइट टेम्परेचर के बेस के ऊपर हमने मूविंग एयर की सर्कल, मतलब एयर का जो सर्कल है, विंड जो है, उसके बारे में बताया। उसके बाद विंड बेल्ट के बारे में हमने बताया है। देन उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ एयर। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही, मिलते हैं मंडे को इस नेक्स्ट लेक्चर के बाद, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।